नमस्कार दोस्तों। थोड़ी देर पहले मैंने नीतीश कुमार जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में एक ट्वीट किया था, जिसमें ममता दीदी के बारे में भी कुछ था। और तुरंत बाद मेरे एक बहुत अच्छे पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछ डाला कि आपको बंगाल की हलचल का पता इतनी जल्दी कैसे लग जाता है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ही मैं मिला हूं ममता दीदी से, लेकिन किसी को जानने के लिए उतना काफ़ी होता है। 2005 की घटना है। दरअसल ममता दीदी के संबंध में लोग क्यों मात खाते हैं, क्योंकि वो जो कह रही होती हैं उसका असर कहीं और होता है और लोग शब्दों पे जाते हैं, और इसीलिए उनका आकलन लोग कर नहीं पाते। 2005 की बात है, काली घाट में एक मीटिंग हुई तृणमूल कांग्रेस की, और उस मीटिंग में कुछ चंद महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए थे और तुरंत ये निर्णय ले लिया गया कि झारखंड के चुनाव में हम लोग भाग लेंगे, जबकि यहाँ उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं, कोई संगठन नहीं, कुछ भी नहीं। और ये इतना बड़ा फैसला हो गया वहाँ पे, और जिम्मेदारी दी गई श्री मुकुल राय पर, कैंपेन की जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी बात कि उसके चंद रोज पहले श्री शिबू सोरेन ने यह कहा था कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर मैं रांची लाऊंगा, और तत्काल बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा, ठीक महात्मा गांधी स्टाइल में, मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, उसी स्टाइल में उन्होंने कह दिया कि ये मैं होने नहीं दूंगा। सब जानते हैं ऐसे बयानों का खोखलापन क्या होता है। क्या महात्मा गांधी की लाश पर पाकिस्तान बना, या रावलपिंडी और नोआखाली में जो सामूहिक बलात्कार झेलने वाली महिलाओं की लाश? आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जैसी शख्सियत के बयान में कितना खोखलापन था। फिर तो दीदी ही है ना, वो बहुत राजनीति में बहुत साथी थी। और जब ये सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे गोविंदाचार्य जी की एक बात याद आ रही है। कभी उन्होंने बातचीत करते समय भारतीय राजनीति की विवशताओं के बारे में एक बहुत गंभीर टिप्पणी की थी। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप नोट कर लें। पॉलिटिक्स इज द बेस्ट वे इन वर्स्ट सिचुएशन। ये गोविंदाचार्य जी ने मुझे कहा था बिल्कुल सामने, और इस चीज को ममता दीदी बहुत अच्छी तरह जानती है, और इस चीज को मैं समझ गया कि वो जानती हैं सिर्फ एक मुलाकात में। ये मुलाकात तो 2005 में हुई थी। दरअसल जब उन्होंने ये कह दिया कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर में रांची आने नहीं दूंगा, और उसको तुरंत बाद काली घाट में तृणमूल कांग्रेस मीटिंग में ये डिसीजन लेती है झारखंड में हम लोग लड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास था कि अगर झारखंड में लड़ना ही था तो तुरंत अभी ऐसा बयान क्यों दिया दीदी ने, क्योंकि उसका असर तो पड़ेगा। तो दरअसल ममता दीदी बहुत चतुर राजनेता हैं। उन्हें पता है कि जो भी पड़े ना झारखंड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका निशाना तो बंगाल पे है, और बंगाल में उनको जबरदस्त फायदा होगा उससे। जैसे अभी एक अफवाह फैली हुई है बंगाल में कि दीदी और मोदी जी मिल गए हैं। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, कोई मुझे झुठला नहीं सकता, कि इस अफवाह से दीदी जी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो नमाज पढ़ती है, लेकिन मोदी जी को बहुत फर्क पड़ जाएगा बंगाल में। ये सारी चीजें उन्हें पता है, बाकी लोगों को पता नहीं होता है। तो 2005 की घटना में बता रहा हूं कि मैं तत्काल मुकुल राय जी से मिला कि दादा आपको कोई क्यों वोट देगा तृणमूल कांग्रेस में, तृणमूल कांग्रेस को झारखंड में कोई क्यों वोट देगा। उन्होंने जो जवाब दिया, मैं उन्हीं की शब्दों में, चूंकि मेरी बातचीत बंगला में हुई थी, मैं उन्हीं की शब्दों में दोहराता हूं कि যদি এই দেশে 5 জন অনেস্ট লোক আছে তো তার মধ্যে একজন মমতা बनर्जी, সেই জন্য मतलब अगर इस देश में 5 ईमानदार व्यक्ति हैं, सिर्फ 5, तो उसमें भी एक ममता बनर्जी है, इसलिए वो वोट देंगे झारखंड के लोग। मैंने कहा ताई, बंगला मैंने पूछा ताई ना। उन्होंने मुझसे फिर कहा कि आप मिले नहीं क्या कभी ममता दीदी से? मैंने नहीं, कभी नहीं, मैं आपसे मिलवाता हूँ।
आपको मिलवाता हूँ, बिल्कुल अकेले आप मिलिए उनसे और फिर आप देखिएगा कि वो उन्हें समझ पाइएगा। और उन्होंने तय कर दिया, एक डॉक्टर के यहाँ, एक डॉक्टर साहब के घर में मुलाकात उन्होंने तय कर दी। दोपहर में बिल्कुल अकेले हमारी बातचीत हुई और सही में खुल कर बात मैंने की। लेकिन जब मैं घुस रहा था ना, बाईं ओर के कमरे में एक बड़े टेबल में गोल में सम्मेलन की तरह बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और उसमें कुछ खाना पीना चल रहा था। तो मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं जब घुस रहा था तो मैंने ये दृश्य देखा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। दीदी ने मुझसे कहा, तुम पीते हो क्या? तो मैंने कहा, नहीं, मैं कभी नहीं पीता। तो उन्होंने कहा, मैं भी नहीं पीती, लेकिन ये जो पी रहे हैं ये उनका पर्सनल हैबिट है, किसी के व्यक्तिगत आदत पे क्यों ध्यान देना। लेकिन मैं तुम्हें आज एक गारंटी दे सकती हूँ कि हमारा नेता कोई भी जनता के पैसे पे नहीं पिएगा, वो अपने पैसे से पिएगा, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपकी जिज्ञासा को शांत करने में मेरी बातों से कुछ तो मदद मिलेगी, लेकिन कुछ और बातें भी हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। देश की जनता को ये जानना चाहिए कि ममता दीदी जब सत्ता में नहीं थी तब, और इन 15-17 सालों में उनमें क्या परिवर्तन आया। क्योंकि उस दिन मैंने खुलकर बात की थी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए थे जो राष्ट्र हित में थे। मेरा तो अपना हित कुछ है नहीं, मैं राजनीति की बात करता हूं तो भी राष्ट्र के बेहतर के लिए, योग की बात करता हूं तब भी राष्ट्र के बेहतर के लिए। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं है, राष्ट्र हित मेरे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि उस दिन ममता दीदी ने और क्या कहा था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने एक सवाल किया था उनसे कि दीदी, जिस तरह सीपीएम के राज में वोटर बनते गए ना घुसपैठिए, आपके राज में क्या होगा? इसका जवाब क्या दिया था उन्होंने, पता है आपको? उन्होंने कहा, एक चीज़ बताओ, कोई गरीब अगर बॉर्डर क्रॉस करके आता है, दिन भर मजदूरी करके चला जाता है, 2 पैसे कमाता है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? उन्हें परमिट दे दिया जाए अंदर आने के लिए और काम करके चले जाएंगे वो लोग, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप उन्हें नागरिकता दे देते हैं और राशन कार्ड देते हैं और सरकारी दामाद की तरह इस देश में वो जो मर्जी वो करते हैं, तो ये तो गलत होगा। तो यहाँ पे उनका वक्तव्य उस दिन कितना अच्छा था, मुझे तो उस दिन इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने क्या कहा कि मैं एक परमिट दूंगी कि वो आए, कमा के चले जाए। कोई गरीब कमा के चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोनगा क्रॉस करके कोई आता है और क्राइम करता है, तब दिक्कत होती है। लेकिन आज क्या हुआ, जब सत्ता में वो आई तो बाकायदा पूरी तरह से भारत की नागरिकता दे दी बहुत लोगों को। यहाँ एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, शायद मुझे जहाँ तक स्मरण है, आलो रानी सरकार उस नेता का नाम है जो बांग्लादेश की नागरिक थी और भारत में इलेक्शन लड़ गई थी। बनगांव के आसपास की घटना है, बहुत सही से अभी नहीं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात। तो आलो रानी सरकार को इतनी सहूलियत मिल गई, इतनी सहूलियत कि वो बांग्लादेश की नागरिक होकर बोनगा बॉर्डर क्रॉस करके एमएलए का इलेक्शन लड़के वो चली जाती है। 1993 की घटना है। पासपोर्ट ऑफिस में एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने जैसे एप्लीकेशन दिया, ईरानी फेंक दिया उसको कि आप पटना चले जाइए। उनका कसूर सिर्फ इतना था उन बंगभाषी सज्जन का कि उनका जन्म बिहार में हुआ था और वो पासपोर्ट एप्लीकेशन फेंक दिया ईरानी में, यहाँ नहीं होगा। और ठीक उस 1993 के आसपास की घटना है जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था। अब एक चीज़, इस व्यवस्था पे भी प्रश्न खड़ा होता है कि एक महिला कैंडिडेट बांग्लादेश की नागरिक, वहाँ की सरकार प्रूफ करती है कि हाँ हमारी नागरिक हैं, वो भारत में एमएलए का चुनाव लड़ जाती है। एक भला आदमी को पासपोर्ट बनाने में दिक्कत हो रही है कलकत्ते में, और यहाँ 4 पासपोर्ट गलत आदमी के लिए बन जाते हैं। तो ये सब व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैंने अगला सवाल किया, क्या आपकी पार्टी में कोई उम्मीदवार अपने पैसे से चुनाव लड़ेगा? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई फंड नहीं है उन्हें देना। मैं तहस में आकर मैंने कहा, कोलकाता नगर निगम आपके हाथ में है और आप कहती हैं आपके पास फंड नहीं है।
अब वो भी तहस में आ गई और उन्होंने कह दिया कि अगर कल राइटर्स भी आ जाए मेरे हाथ में तब भी मेरे पास कोई फंड नहीं होगा, मैं कोई गलत फंड नहीं रखूंगी इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए बहुत बड़ी बात वो कह रही है, राइटर्स आ जाए। राइटर्स का मतलब क्या होता है? राइटर्स का मतलब होता है, जो बंगाल में पिछले 100 साल से राइटर्स बिल्डिंग राज सत्ता का प्रतीक बना हुआ है। हालांकि अब वहाँ सचिवालय नहीं है, तो राइटर्स पे उनकी नज़र थी। मैंने तुरंत अगला सवाल किया कि आप अभी अभी केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण ओहदे को अभी अभी आपने छोड़ दिया और आप में राइटर्स की इतनी ललक क्यों होती थी? देखिए एक चीज़, वो मुझे छोटे भाई की तरह वो बात कर रही थी, इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी, मैं पूछता ही जा रहा था। उन्होंने इसी समय कहा था, जो मैं बार बार कहता हूं, कि मेरे जीवन का उद्देश्य है उसी सत्ता पे काबिज होना जिसकी चर्चा तुम कर रहे हो। दिल्ली में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, प्रधानमंत्री बनने में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ये बात उन्होंने उसी समय मुझे कही थी, जो मैं बार बार कहता हूँ। ट्विटर पे आपने देखा, बहुत बार मैंने बताया कि उनकी दिलचस्पी बंगाल में अधिक है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा तमाम राजनेताओं से, आप जब सत्ता में नहीं होते हैं तब सोच समझकर बात कीजिए और उस पर कायम रहिए, जेंटलमैन टॉक पे, नहीं तो फिर देश की दुर्गति निश्चित है। धन्यवाद।